हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैथ सिलेक्शन सीरीज का नया लेक्चर जो कि रहने वाला है लेक्चर नंबर 19। हमने 1 से लगाकर 18 तक के हमने ऑलरेडी लेक्चर कर लिए हैं। ये हमारा 19वां लेक्चर है जिसके अंदर में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 18 सितंबर के शिफ्ट 1। हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, इस सीरीज में हम लोग PYQs 2025 के सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए कर रहे थे। CGL, CHSL, CPO जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सबके लिए हम लोग ये PYQ सीरीज को कर रहे हैं। इसके अंदर में हम SSC CGL 2024 की जितनी भी 36 शिफ्ट आई हुई है उसको हम लोग एक एक करके पूरा का पूरा मैथ सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। स्मार्ट ट्रिक्स के साथ, अप्रोच के साथ में सारे का सारा बेसिक से लगाकर एडवांस तक मैं आपको सब कुछ बताते जा रहा हूँ, ट्रिक्स भी बताते जा रहा हूँ, फॉर्मुलाज भी बताते जा रहा हूँ। तो अगर आपने पिछले लेक्चर भी नहीं देखे तो इस लेक्चर को देखने के बाद में वो लेक्चर भी आपको देख लेना है। चलिए, पिछला हमने जो लेक्चर किया था ना, लेक्चर नंबर 18, वो 2024 की जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी ना वो थी 17 सितंबर की शिफ्ट 3। ठीक है, वो भी मैंने बता दिया है। उसके अंदर में एक कंट्रोवर्शियल सवाल भी था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, मैथ सिलेक्शन सीरीज है। मैथ सिलेक्शन सीरीज के अंदर में हम लोग PYQs 2025 का कर रहे हैं। 18 सितंबर की शिफ्ट 1 आज हमारा है और ये हमारा है लेक्चर नंबर 19। और जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग एक टारगेट स्कोर को लेके चले थे जब से हमने शुरू किया टारगेट स्कोर, कि हम लोग प्री के अंदर में हम लोग को 50 आउट ऑफ 50 लाना है और मेंस में 90 आउट ऑफ 90 लेके आना है। ठीक है, और मेरे मेंस में ऑलरेडी 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं CGL मेंस के अंदर में। तो आपको जितना मैं बताऊं बस आप उतना कर लीजिए। मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जो रहेगा ना, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक, और हमारी वन शॉट सीरीज भी चल रही है। जो स्टूडेंट वन शॉट सीरीज को नहीं देखे हैं ना, आप ये मान के चलो आप बहुत ज़्यादा घाटे में हो। अगर आपको रिवाइज करना है मैथ्स को, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, कोर्स करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। 500 घंटे का कोई कोर्स नहीं कर सकते हो आप, लेकिन हमारे वन शॉट को अगर आप कर लोगे ना तो आप ये मान के चलो कि आप एक दिन के अंदर में एक चैप्टर खत्म करने लायक बन जाओगे। एक दिन का लेक्चर देखो, एक दिन प्रैक्टिस करो, काम खत्म। चलो आगे, आपका 21 से 25 तक के जो सवाल है आपके शुरू से लगाकर ये हमारे 25 सवाल है ना, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो 21 से 25 है इसके अंदर मैंने रखे हैं इस शिफ्ट के सबसे टॉप 5 सवाल जो मुझे लगता है कि टाइम टेकिंग हो सकते हैं या कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं, या फिर इसमें जो सबसे टॉप 5 है ना वो मैंने लास्ट में रखे हैं, और 1 से 20 बाकी जो बचे हुए हैं वो सवाल हैं। तो अगर आपको सिर्फ हार्ड वाले सवाल ही करने हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हो डायरेक्ट, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा देखो, क्योंकि मैं बीच बीच में ट्रिक्स वगैरह सब कुछ बताते रहता हूँ, तो आपके फायदे के लिए वही होगा। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लेना। चलो, इफ द टोटल नंबर ऑफ द फ्रूट्स, एक चीज और बता देता हूँ इस शिफ्ट के अंदर में, मैं आपको इस वीडियो के अंदर में थोड़ा कुछ अलग करने वाला हूँ। अलग क्या करने वाला हूँ कि मैं पहला जो मेथड से सॉल्व करूंगा ना, सबसे पहले मैं एक चीज करूंगा कि मैं अगर एग्जाम में होता तो कैसे करता। दूसरा बार में मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा। एक चीज ध्यान में, इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि करना कैसे होता है, इससे आपको थोड़ा और ज्यादा आइडिया रहेगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि हाँ ये तरीका आपको सही लगा कि नहीं लगा, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं एग्जाम में होता तो कैसे करता, तो आपको ये भी चीज फायदे में आ जाएगी। यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में बेचे गए फलों की कुल संख्या 1200 है तो बेचे गए केलों की संख्या 40%, 12 चौका 48, ये खत्म, और खत्म हमारा सवाल का आंसर यही है। अब आपको करना कैसे है कि 1200 टोटल है और 40% हमारा है, 40% हमारा है, तो हमारा क्या हो गया, ये मैं बेसिक बता देता हूँ, 12 चौका 48, 480। ठीक है, 40%। चलो आगे, ए सर्कुलर आर्क हुज रेडियस इज 24 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ द 60 डिग्री एट द सेंटर, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड इज। तो ये हमें पेरीमीटर पूछा है, ध्यान रखिएगा। पेरीमीटर में क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr प्लस उसका 2r भी होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, θ/360 मतलब 60/360 मतलब 1/6, 1/6 इंटू 2πr। 2πr का मतलब अब देखो 2 इंटू पाई का मतलब हो गया 3.14, और इंटू आर का मतलब हमारे पास में कितना हो गया 24। ठीक है, प्लस 2r का मतलब हो गया 14/48। तो आपकी इक्वेशन इतनी बनती है। एग्जाम में आप इसमें से भी कुछ चीजें छोड़ सकते हो। 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 8 चौक 32 का 2, असल का 3, 1 1 8 3 24 25 25 पॉइंट, ये 1 2 और 48 आप जोड़ोगे तो आएगा 73.12 आता है। लेकिन थोड़ा सा आपका, क्योंकि ये भी तो आगे बढ़ेगा ना, 3.141 आगे कर और भी रहता है ना, तो ये आपका बढ़ जाएगा 73.14। ठीक, अब इसको कैसे हुआ ये भी बता देता हूँ आपको बेसिक्स। देखो, ये होता है सेक्टर का पेरीमीटर में ये होता है थीटा। अगर आपको पेरीमीटर पूछे ना, पेरीमीटर और आर्क में बहुत फर्क है, ध्यान रखना। आर्क लेंथ जो होती है ना वो यहां से यहां तक होती है, और पेरीमीटर होती है जो पूरी होती है। तो ये आर और ये एल है, तो एल प्लस 2r है आपका पेरीमीटर। ठीक है, तो एल हमारे पास में कितना हो गया, θ/360 इंटू 2πr, और आपका 2r तो है ही। ठीक है, तो यहां पे मैंने वैल्यू पुट की, थीटा को रखा 60 डिग्री, और बाकी मैंने ये चीजें की तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और ध्यान रखना कि इसके अंदर में आप ये मत कर देना कि 11 का मल्टीपल ढूंढने लग जाओ, ये 11 का मल्टीपल नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2r है, 2r में 11 थोड़ी है, और दूसरी बात ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। ठीक, चलो आगे। जिस कोण पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान समान होता है 45 डिग्री, इसमें क्या ही बताऊं मैं आपको। चलो आगे, what is the average amount paid by the company on fuel and transport per year 2015 to 2016। तो ये फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट ये है। तो ये बोल रहा है कि 2015 से लगाकर 2019 तक में
कौन सी ऐसे कौन कौन से ऐसे आपका इसका एवरेज क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका एवरेज निकालने का क्या है, इसका एवरेज निकाल दो। इसके भी दो तरीके हो सकते हैं कि आप ये भी कर सकते हो कि 100 से कितना ज़्यादा और 100 से कितना कम, इसको लेके भी कर सकते हो। करके बताएं क्या, तो करके बता देते हैं। तो 100 से कितना कम है तो चल, लेकिन ईजी है तो ये कर लेता हूँ सीधा सम से। मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। चलो 8 और 2 10 और 11, 11 और 3, उसके बाद 14 15 16, 16 का 6 असल का 1, उसके बाद में 9 10 और 3 13 और 4 17 और 1 18 का 8 असल का 1, 1 2 3 4 और 1 5, ये हो गया। डिवाइड बाई कितना हो गया, 5 हो गया। 5 हो गया तो 1 1 3 7 35 117 पॉइंट समथिंग, ये हो गया 117। अब आपको जीरो के चक्कर में मैंने बता दिया है कि पढ़ना ही नहीं, 117 दिख रहा था, यही आंसर है। ठीक, ये तो हो गया आपका पहला मेथड। पहला मेथड में क्या किया, मैंने जोड़ा और इसके बाद में 5 का डिवाइड कर दिया। दूसरा मेथड क्या है कि आप इसमें वो भी दे सकते हो कि आप इसमें एक एवरेज मान लो, उसके बाद उससे डेविएशन देखो, एवरेज बाय थ्रू द डेविएशन। तो डेविएशन मैंने मान लिया कि 100 इसका एवरेज है। ओके, 100 इसका एवरेज है, तो ये कितना कम है, ये -2 कम है, मतलब ये -2 है। और ये कितना है, ये +12 है। ये कितना है, ये +1 है। ये कितना है, ये +33 है। ये कितना है, ये +42 है। ठीक है, अब इसको सबको जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और 30 70, 17 75 76, 76 और 82 आपका हो जाएगा 88। 88 में से 2 गया तो हो गया 86। 86, लेकिन इसको मैं पूरा का पूरा 5 में डिवाइड करूंगा, ये 5 है ना, तो इसमें क्योंकि ये तो एवरेज है, ये मैंने एवरेज 100 माना है, तो इसको भी तो एवरेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज बनाएंगे तो इसका क्या होगा, 17.85 होता है ना, तो 117 हो गया ना, 17 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 117 हो गया, तो 117 ये आ गया। और मैं ये पॉइंट में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये मैं 0 को ना मैं मान नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 0 को ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर में और भी हेडिंग होगी कि ये लाख्स में है कि करोड़ में है, क्या भी है जो भी है, लेकिन हम लोग को उससे मैटर नहीं है। ठीक है, चलो आगे 117 आगे। ये क्या होगा, यदि किसी विज्ञापन पर व्यय 2.1 करोड़ है, तो किसी विज्ञापन पर, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर में 2.1 करोड़ है, तो परिवहन और करों पर व्यय के बीच का अंतर बताओ। मतलब परिवहन मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद में टैक्सेस, इसके बीच का अंतर निकालना। तो हम लोग को क्या करना, ये देगा कि 2.1 करोड़ नहीं, 15 की वैल्यू है, तो 15 की वैल्यू जब 2.1 करोड़, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 2.1/15, और हम लोग को इनका डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस क्या होगा, 25। तो हम लोग को पॉइंट के चक्कर में नहीं पड़ना, हम लोग को सीधी वैल्यू निकालनी है ना, तो पॉइंट छोड़ो तो क्या होगा, 25 5 से 15 3 7 5 35 7 5 35, तो ये हो गया 35 लाख। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ पॉइंट को छोड़ो, पॉइंट को हम लोग गोली मारो उसको। तो हम लोग को, मैं आपको धीरे से बता देता हूँ कि व्यय हमारे पास में 2.1 करोड़ है, ये किस पे है, ये एडवर्टाइजमेंट का है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ तो 15 दिया है, लेकिन ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये परसेंटेज के अंदर में, ध्यान रखना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, ना कि आपको डायरेक्ट वैल्यू दिया है। तो कहने का मतलब है 15% की वैल्यू है हमारे पास में 2.1 करोड़, 15% की वैल्यू है हमारे पास में 2.1 करोड़, तो 1% की वैल्यू हमारे पास में होगी 2.1 करोड़ बटा 15। ठीक है, उसके बाद में हम लोग को कितने परसेंट के पूछा है, 12.5 और 10 का डिफरेंस, तो मतलब ये डिफरेंस कितना हुआ 2.5 का, तो 2.5 की वैल्यू पूछी है, तो ये हो जाएगा 2.5 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ। ठीक है, तो 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मैं 5 से काट देता हूँ 25, 5 3 15, 3 से काटा तो 7, 7 5 35, 35 हो गया हमारा आंसर। चलो आगे, छठवा, पाइप एक्स एक टैंक को 60 घंटे में भर सकता है। पाइप एक्स कितने घंटे में भर सकता है, 60 घंटे में, जबकि पाइप वाई एक टैंक को 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा। अब इसको करने का डायरेक्ट तरीका देखो, 60 और 72 का एलसीएम लोगे तो 720 आएगा। उसके बाद में ये 60 को, मुझे बताओ 60 को 720 से डिवाइड करोगे तो इस वाले की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 12, और इस वाले की कैपेसिटी आ जाएगी 10। मैं आपको धीरे भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं होता तो कैसे करता वो बता रहा हूं आपको। 12 होते इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 10। उसके बाद में 12 और 10 की कैपेसिटी से 20 घंटे चलेंगे, तो 12 और 10 22, 22 से अगर 20 घंटे से चलेगा तो 440 तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 0, ये हो जाएगा 8, उसके बाद में ये हो जाएगा 6 में से आ गया 280 खाली रहेगा। अब हम लोग को क्या पूछा है, टंकी का कितना भाग खाली रहता, तो 280 खाली रहता 400 आपके 720 में से। ठीक है, तो 0 0 कट गया, 7 7 चौक 28, उसके बाद ये 7 आएगा ना, ये 18 चौक 72, तो 18, तो 7/18 मारोगे आंसर। लेकिन इस तरह से नहीं, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। ये क्या हो गया, आपका 60 और 72 घंटे में भर रहा है एक्स और वाई, 60 और 72 घंटे में, इन दोनों का एलसीएम आएगा 720। 60 वाले की कैपेसिटी हो जाएगी 12, 72 वाले की कैपेसिटी हो जाएगी 10। अब ये हम लोग को बोल रहा है कि 20 घंटे तक ये दोनों एक साथ चले हैं, 20 घंटे तक, तो 12 और 10 की कैपेसिटी से अगर 20 घंटे चलेंगे तो 22 × 20 हो जाएगा ना, तो 440 तो भर गया, 440 तो भर गया। लेकिन 440 भर गया तो हमारे पास में खाली कितना बचा, 0, और ये हो जाएगा 8, और ये हमारे पास में हो जाएगा 6 में से 280, तो 280 हमारे पास में खाली बचा है। लेकिन बोल रहा है कितना परसेंटेज हमारे पास में खाली रहेगा, टंकी का कितना भाग हमारे पास में खाली रहेगा, तो 280 खाली है कितने में से, 720 में से, 720 में से 280 खाली है, तो ये हो जाएगा 7/18। ओके, चलो आगे।
ए शॉपकीपर सोल्ड 5/8 ऑफ हिज आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 20% की गेन से, एंड द रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस व्हाट इज द गेन परसेंटेज इन द होल परसेंटेज। तो हमारे पास में कितना होगा ये बता देता हूं आपको। बाकी को तो हमने क्या कॉस्ट प्राइस पे बेचा, तो हमारे पास में क्या 5 दूनी 10, 100 बटा आपका हो जाएगा 100/8, 100/12.5%। ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमको करना है एग्जाम के अंदर में। अब ये कैसे मैंने किया है वो थोड़ा बता देता हूँ। हम लोग क्या बोल रहे हैं, 5/8 आर्टिकल में से 20% पे 5/8 को बेचा और बाकी वाले पे कोई कॉस्ट प्राइस पे बेचा। अब मैं मान लेता हूं कि आर्टिकल मेरे पास में 8 है, ठीक है, 8 आर्टिकल है, तो इसका मतलब 8 आर्टिकल है तो 5 आर्टिकल और 3 आर्टिकल ऐसे हो जाएंगे। 8 का 5/8 होता है ना, 8 का 5/8 तो ये होगा, 3/8 ये हो गया। तो 5/8 मतलब 5 आर्टिकल इसने बेचा किसने पे, 20% प्रॉफिट पे, और 3 आर्टिकल जो है उसने बेचा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे कोई भी चीज अगर बिकती है तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना है, 0%, तो इस पे हो गया 0% का प्रॉफिट। अब हम लोग को क्या होगा कि इसका हम लोग को लेना होता है वेटेड एवरेज। इस केस के अंदर में हम लोग क्या लेते हैं, वेटेड एवरेज, ठीक है। वेटेड एवरेज जो रहता है वही प्रॉफिट रहता है। वेटेड एवरेज मतलब 20×100 प्लस 3 × 0, 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई वेट कितना है, ये होता है वेट, ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज ऑफ द परसेंटेज आपका प्रॉफिट, वेटेड एवरेज ऑफ प्रॉफिट, ये मैं वेटेड एवरेज ऑफ प्रॉफिट ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 + 0 और ये हम लोग का हो जाएगा 5 × 3 8, तो ये हमारे पास 100/8, 100/8 होता है 12.5%, ठीक है, ये हो गया। अब मैं ना एक चीज़ आप ध्यान रखना, कमेंट सेक्शन में मेरे को सब लोग जरूर बताना कि मैं जो ये शुरू में अपने मेथड बता रहा हूँ कि मैं होता तो कैसे करता, और उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये आपको ज़्यादा फायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ना कि एग्जाम में आपको करना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है सवालों को, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। अंडरस्टूड? तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आपको ये भी समझ आए। चलो आगे, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी कि 80 का आपका 5 का हो जाएगा 80, 16 और 2 जोड़ जाएंगे 18। तो हमारे पास में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 18 हो जाएगी। अब ये कैसे हुआ, अब सोचो कि 80 हमारे पास में टोटल संख्याओं का योग है और 5 संख्याओं का योग है। 5 संख्याओं का योग है तो पहले तो मैं एवरेज ऑफ निकालता हूं कि एवरेज कितना है पांचों का एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 80/5 मतलब हो जाएगा 16। 16 हमारे पास में क्या हुआ, एवरेज है, तो एवरेज से 2 तो पीछे होगी और 2 आगे होगी, यही ना। क्रमागत का मतलब क्या हुआ, कंजिक्यूटिव नंबर है ना, तो कंजिक्यूटिव नंबर का 80 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक 14 होगी, एक 15 होगी, एक 17 होगी और एक 18 होगी, ऐसे ही होंगे ना नंबर, क्योंकि अब हमारे पास में ये -1 है, ये -1 है, ये +1 है और ये +1 है, तभी तो हमारे पास में इन सब का एवरेज 16 हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या होगा, जितने आगे जा है उतना उतना पीछे है, तो इस तरह से हमारे पास में एवरेज से डेविएशन है ना बराबर रहता है, एवरेज से डेविएशन, तो 2 आगे और 2 पीछे, तो इन सब का एवरेज क्या होगी, इन सब का सम हो जाएगा 80 और इनका एवरेज क्या हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा हमारे पास में 16 और हमारे पास में हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी 18 और लोएस्ट वैल्यू हो जाएगी 14, तो हमारे पास हाईएस्ट हो गई 18। अंडरस्टूड? चलो आगे, 36 और 100 का मध्य अनुपातिक क्या होगा, 6 × 10 60। ऑब्वियस चीज है, बहुत ईजी है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है x = √AB, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन होता है ये, ठीक, ये तो हमारे पास में ये ध्यान रखना, मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, मध्य अनुपातिक, इसको ना मध्य अनुपातिक भी बोलते हैं और इसको द्वितीय अनुपातिक भी बोलते हैं, ध्यान रखना, द्वितीय अनुपातिक हिंदी में, ठीक है, इसको सेकेंड प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं, सेकेंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलो हमारे पास में x = √AB है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √AB, 36 × 100, तो 36 का 6 बार आ गया और √100 का हमारे पास में 10 बार आ गया, तो ये हो गया 60। लेकिन अब मैं ये इसको थोड़ा बताता हूँ मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं ना उनको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जिनको पता है वो आगे निकाल देना। मीन प्रोपोर्शन क्या है, मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या रहता है कि दो, अगर हमारे पास में बोला है कि 36 और 100 का मीन प्रोपोर्शन क्या है, मतलब एक ऐसा रेशियो बताना है, 36 और 100 का मतलब को मीन प्रोपोर्शन पूछा ना, तो आप सबसे पहले तो ये सोचो कि 36 का ऐसी कौन सी संख्या है जिसके साथ में रेशियो वही है जिसके साथ में एक उसी वैल्यू का 100 के साथ में है, तो इस तरह का होता है। मतलब कि मीन प्रोपोर्शन बोले तो क्या होगा कि 36x 100 लिखो, फिर बीच वाली संख्या को डबल लिख दो, अगर ट्रिक बताना है तो 36x फिर वही रेशियो होगा किसका, x/100, तो ये होता है मीन प्रोपोर्शन। मतलब एक ऐसा प्रोपोर्शनल, एक ऐसी वैल्यू जिसका 36 के साथ में अगर रेशियो लूँ और जिसका 100 के साथ रेशियो लूँ तो बराबर आएगा, तो हमारे पास क्या होगा 36/x = x/100, तो हमारे पास हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 36 × 100, तो x बराबर हो जाएगा 6 × 10 बराबर हो जाएगा 60, ठीक है। ये हो गया बेसिक, बहुत बेसिक, फॉर्मूला नहीं याद है तो चलो हो गया। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन, सीधा 5 दूना 10 और 1 11/2 -3 9 और 1 10 10/3, तो ये हो जाएगा 11 33 20, 33 में से 20 गया तो हमारे पास होगा 13 13/6 13/6 इंटू 13 और 5 18 18/13, तो हमारे पास होगा 13 13 कट गया तो ये हो गया 3, तो हमारे पास हो गया यहाँ तक आ गया 3, ध्यान रखना
3 प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 3 दूने 6 और 6/5, 3 दूने 6 और 5 11/2, 2 से 2 कट गया तो वैसे तो ठीक है 2 इंटू 11/2 इंटू, और इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 9 10 11 तो 4/11 हो जाएगा। ये सब आ जाएगा आपको, मैं आपको बोर्ड मास तो सिखाने से रहा अब यहाँ पे 2 और 2 कट गया तो पीछे पीछे बचा 4, तो ये होगा 4 में से 4 गया 0। ठीक है, ये कर लेना अब आप। इसमें क्या होता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व होती है, सबसे पहले आप ऑफ सॉल्व करते हो, ऑफ के बाद यहाँ पे ब्रैकेट की चीज़ें सॉल्व होगी, उसके बाद में बाकी होगा, उसके बाद में गुणा होगा, उसके बाद माइनस होगा, उसके बाद प्लस होगा। ठीक, चलो आगे। इसकी वैल्यू ये है तो कॉट थीटा की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, ये वाई लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये वाई लिखा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू ध्यान रखनी है। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है ना, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस अपन बेस होगा। उसके बाद में देन कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये होगा बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो अब मुझे बताओ कि जो नीचे होगा इसमें वो ऊपर आ जाएगा इसमें, तो नीचे इसमें वाई है तो ऊपर आ जाएगा वाई, ऊपर आ जाएगा वाई, मतलब किसमें आ रहा है किसमें आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में सीधे यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, और हमें पता है कि हाइपोटेनस अगर हमारे पास में x है और हमारे पास बेस y है तो ये तो माइनस में आएगा ना, परपेंडिकुलर मतलब माइनस मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस टाइप की चीज़ आएगी ना, तो हमारे पास में ये हो जाएगा माइनस वाला, ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको ट्रायंगल बना के बताऊँ तो ये हमारे पास में ये हो जाएगा t, उसके बाद में x और y है तो हमारे पास में हाइपोटेनस अपॉन बेस है तो ये x हो जाएगा, और हमारे पास में ये y हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा ना, तो हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस तो y अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया। आगे यार 12 में क्या होगा, ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हो जाएगा 16 और 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। चलो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से हम लोग को करना है एग्जाम में, ये क्या होगा, प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस क्या है कि एक सर्कल है, एग्जाम में बनाने मत बैठ जाना, सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अब ये बोल रहा है कि कॉर्ड है 32 की अगर कॉर्ड है तो इसका मतलब ये यहाँ से या आधा हो जाएगा ना, ये 16 होगी, ये 16 होगी, तो टोटल 32 होगी। उसके बाद में ये बोल रहा है कि सेंटर से डिस्टेंस क्या है 12 है, तो हमारे पास पता है कि इसका रेडियस तो ये होगा, इसका रेडियस ये होगा, क्या होगा, ये अगर 4 हम लोग को पता है ना 12 16 20 होता है, अगर हमको नहीं भी पता है तो आप कैसे करोगे, 4 से काट दो तीनों को, तो 3 4, तो 3 4 होता है तो 5 होता है, और 4 से हमने काटा था तो 4 का मल्टीप्लाई आ जाएगा। हाइपोटेनस हम लोग का ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, ये ट्रिपलेट होता है ना, ट्रिपलेट में हम लोग मल्टीपल देख सकते हैं, 5 और 20 हो जाएगा। अंडरस्टूड, 12 16 और 20 हो जाएगा। चलो आगे। 2017 में शोरूम ए बी सी से टेलीविजन की बिक्री, 2017 में ए बी और सी से टेलीविजन की बिक्री, और 2019 में शोरूम बी सी डी से टेलीविजन की बिक्री। 2019 से बी सी और डी से टेलीविजन की बिक्री के बीच का अंतर बताओ। इसको मैं 2-3 मेथड से आपको करके बता सकता हूँ। ठीक है, 3 मेथड, तीनों मेथड बताता हूँ आपको। सबसे पहले चलते हैं हम लोग बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में क्या है, इनको जोड़ो और डिफरेंस ले लो। आप ये तो कर ही लोगे। बेसिक मेथड क्या है, चलो जोड़ देता हूँ। 4 5 6 हो गया, ये 6। उसके बाद में हो जाएगा 1 9 और 1 10, 0 असल का 1 हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा 2 2 4 2 6, 606 हो जाएगा। और इसके बाद में इसका डिफरेंस क्या, इसका क्या होगा, 5 और 6 7 और 3 10 असल का 1, और ये हो जाएगा आपके पास में 9 और 1 10 असल का 1। उसके बाद में हमारे पास में हो जाएगा हमारे पास 2 2 4 और 2 6, तो हमारे पास डिफरेंस हो गया 6 का। अंडरस्टूड, तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस हो गया 6 का। ये तो होगा बेसिक मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास में क्या कहता है कि हम लोग थोड़ा सा इसका ना इंटेलिजेंट बनना है। यहाँ पे 190 है और 192 है, ये इसका क्या, कोई भी एक तरह से लो कि 190 से 192 कितना ज़्यादा है, ये +2 है। ठीक है, ये कितना है, हम लोग को अल्टीमेटली इनमें ही है ना, तो हम लोग को कंपेयर कर देते हैं। 190 से 192 ये +2 है, और ये कितना है, ये +1 है, और ये हमारे पास में कितना है, ये हमारे पास में हो गया माइनस के 212 में से 3 गए तो ये हमारे पास में हो गया 7 और 8 9, माइनस का 9 हो जाएगा। इसका मतलब 2 और 3 तो ज़्यादा है और -9 कम है, तो -6 बन गया। ये डिफरेंस है, हम लोग इसमें से इसमें ये पॉजिटिव डिफरेंस बोल रहा है ना। हम लोग ये नहीं देखते कि ज़्यादा किस में, कम में से ज़्यादा घटाओ, ज़्यादा में से कम घटाओ। हमें अगर डिफरेंस बोलता है तो हम लोग पॉजिटिव में ही बोलते हैं, तो ये हमारे पास 6 हो गया। ठीक है, तो इसको बोलता है डेविएशन का मेथड। ये क्या कि 190 से ये अगर 2 ज़्यादा है तो ये 2 ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा और ये 9 कम है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि इसमें से अगर मैं ये घटाऊंगा तो ही तो 2 आएगा, तो हमेशा इसमें से यही घटाना है। नहीं तो अगर आप ज़्यादा में से कम करके ऐसा लिख दिया ना अगर, तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना, सिली हो जाएगा। ये +2 कर दिया और इसमें से +1 कर दिया, और ये अगर +9 लिख दिया ना, गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा पहले फिक्स कर लो कि मैं किस में से किसको घटाऊंगा। अगर मैं बोलता हूँ 190 में से 192 घटाऊंगा तो ये -2 लिखना है। अगर मैं बोलूँगा 204 में से 205 घटाना तो ये -1 लिखना है। तो यहाँ पे भी फिर आपको 212 में से ही 203 घटाना है। 212 में से 203 घटाओगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर आपको देखना है कि 9 में से ये हो जाएगा तो ये 6 आएगा। तो कहने का मतलब आपको फिक्स कर देना कि मैं
इसमें इस वाली में से ये वाला घटाऊंगा या ये वाला में से ये वाला घटाऊंगा। ठीक है, मैं दो मेथड बता दिया। अब तीसरा मेथड तो बड़ा यूनिक है, थोड़ा आप समझने का ट्राई करना। अब आपको पूरा जोड़ना भी नहीं है, आपको ये देखो कि ये 3 थे और ये 3 थे, ध्यान रखना। इसका जोड़ो 4 और 5 6, तो इसका तो आएगा 6, इसका क्या आएगा 5 और 3 8 और 2 10, इसका आएगा 0। अब आपको नहीं पता ना कि ये बड़ी है कि ये बड़ी है। ठीक है, तो एक बार मैं 6 में से 0 घटाऊंगा यूनिट डिजिट को, तो हमारे पास 4 बनेगी। और अगर मैं 0 में से 6 घटाऊंगा मतलब 10 में से, हाँ 0 होता है तो मतलब आगे और भी तो डिजिट है ना, आगे और भी तो डिजिट से वो 10 बनेगा। 10 में से 6 घटाऊंगा तो क्या, 6 में से 0 घटाऊंगा तो 6 आएगा, सॉरी 6 में से 0 घटाऊंगा तो 6 आएगा, और 10 में से 6 घटाऊंगा तो आ जाएगा 4। तो हम लोग को पता है कि ऑप्शन में देखो 4 तो है ही नहीं, 6 ही है, तो हमारे पास 6 आंसर हो गया। अंडरस्टूड? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कि 500 में से 487 घटाना है, ठीक है, 500 में से 487 घटाना है, तो हमारे पास 10 में से 7 गया 3 आएगा यहाँ पे, इन यूनिट डिजिट 3 आएगा। लेकिन मान लो कि ये वाली डिजिट मैं दूं नहीं आपको, लेकिन मुझे पता है कि क्या है, आपको नहीं पता ना कि बड़ा कौन सा है। अब 487 होता है तो आप कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन अब अगर मैं सिर्फ ये दोनों ही दूं और बोल लो यूनिट डिजिट क्या आएगा घटाने से, तो आप एक बार इसमें से ये घटा के देख लो तो 3 आ जाएगा, एक बार 7 में से 0 घटाओगे तो 7 आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो यही हो सकते हैं ना, 2 पॉसिबिलिटी, या तो ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो 7 आ जाएगा, ये बड़ा है तो 3 आ जाएगा। तो इनमें से ऑप्शन में देख लो कौन सा है। तो वैसे के वैसे मैंने क्या किया, इनमें देखा कि 6 आएगा, इनमें देखा कि 5 और 3 8 और 2 10 आएगा 0। तो या तो इसमें से ये घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और इसमें से ये घटाओगे तो 4 आ जाएगा। तो 10 में से 6, हाँ 0 में से 6 घटाने का मतलब है कि ये यहाँ से 10 हो जाएगा उधार वगैरह लेके, 10 में से 6 हो गया 4, तो हमारे पास हो गया 6, तो 6 आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? 3 मेथड से मैंने बता दिया है। एग्जाम में इसी तरह से करना है, पूरा करने बैठोगे तो हो गया आपका काम तमाम। आगे, एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 7% अधिक पर दिया जाता तो 1512 रुपये अधिक मिलते, योग ज्ञात कीजिए। अब सोचो 6 वर्षों में 7% अधिक पर दिया जाता तो इतने रुपए ज़्यादा मिलते, इसका मतलब 42% हमारे पास ज़्यादा होता है, 42% की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1512। तो बोल रहा है योग ज्ञात कीजिए, मतलब क्या हुआ, हमारे पास में टोटल ज्ञात करना है, तो हमारे पास 100% ज्ञात करना है। तो 42 से काट दो, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, अपने लोग काट देते हैं, हमारे पास 7 से काटे 7 छंग 42, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 1 7 7 7 4 7 छंग 42 6, ये हो जाएगा 36 बार, तो हमारे पास हो गया 3600। 1 की वैल्यू 36 है तो 100 की वैल्यू 3600 हो जाएगी ना, समझ में आ गया। ये तो हमारे करने का नॉर्मल तरीका, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है कि 6 वर्ष के लिए 7% अधिक दर पर दिया जाता, मतलब कि जितने में भी दिया जा रहा है उसकी जगह पे 7% और ज्यादा दिया जा रहा है। इसका मतलब 6 वर्षों में तो 42% हो जाएगा, एक साल में 7% मतलब 42% ज्यादा दे देंगे ना, 42% ज्यादा। लेकिन ये क्या बोल रहा है 1512 ज्यादा, तो 42% की वैल्यू 1512 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 36 हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग को बोल रहा है कि योग ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये फाइंड द सम, योग नहीं, यहाँ पे हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये मूलधन होना चाहिए, ये सम को योग लिख दे रहा है लेकिन मूलधन है, मूलधन ज्ञात कीजिए। सम का मतलब यहाँ पे मूलधन है, यहाँ पे जोड़ नहीं है, तो मूलधन, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन क्या होगा, 1 की वैल्यू 100 है तो 100 की वैल्यू 36 हो जाएगी, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो आगे, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 48 मीटर इफ द लेंथ इज 6 मीटर मोर देन द ब्रेड्थ, द एरिया ऑफ द गार्डन इज। तो रेक्टेंगुलर की पेरीमीटर क्या है कि 48 है, तो 48 में से 6 गया तो हमारे पास में हो जाएगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 6 मीटर मोर देन द, एक आयताकार बगीचे की परिधि 48 है। हाँ अब देखो इसको मतलब आपको इसको करने का तरीका देखना, 24 में से 6 गया तो हमारे पास हो गया 18, 9 उसके बाद में गया 9 और 6 15 नाम 135, तो हमारे पास ये आंसर हो गया। तो ये इस तरह से मैं करता अगर एग्जाम में होता तो। अब मैं इसको समझा देता हूँ कि ये मैं किया क्या हूँ, अब समझो। तो अब आपको करना क्या है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 48 मीटर। तो पेरीमीटर हमारे पास 48 मीटर, पहले बताओ कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या है, 2 × L + B। अब सोचो कि 48 है यहाँ पे, तो हमारे पास होगा 2 × L + B। हमारे पास में अब L + B की वैल्यू क्या आएगी, 24, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ इज 6 मीटर मोर देन द ब्रेड्थ। अब यहां से मैं 2 तरीके से चीजों को करना सिखाऊंगा। लेंथ इज 6 मीटर मोर देन द ब्रेड्थ, हमारे पास में क्या आ गया, L - B बराबर आ जाएगा 6। अब हमारे पास L + B इतना है और L - B इतना है, तो एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो हमारे पास L और B आ जाएगा, जोड़ो और आधा कर दो, सॉरी 24 और 6 आधा जोड़ा और तो 30 आ गया, 30/2 हो जाएगा 15, तो L की वैल्यू आ जाएगी 15। ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, B और B जोड़ा 24 में से 6 घटाया तो हमारे पास हो गया 18, 18 का 2 आधा कर दिया तो हो गया 9, और इन दोनों को गुणा किया था 135। ये हमारे उसमें बताया था ना, यही आएगा। अब इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से है ना, थोड़ा मैं स्पीड अप करने का भी तरीका बताता हूँ, देखना। यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से कैसे हटाएं, तो इसको देखना। L + B हमारे पास अगर 24 है और ये बोल रहा है कि एक है ना 6 मीटर ज़्यादा है, एक 6 मीटर ज़्यादा है, तो एक बार मैं करता हूँ कि वो ज़्यादा नहीं है, तो ये मैं मान लेता हूँ कि ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा नहीं है तो हमारे पास में L + B क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी ना, -6 कर दो,
ज़्यादा वाले को कम कर दो ना, ज़्यादा अगर कोई चीज़ 6 ज़्यादा है तो उसको 6 को कम करके बराबर पे ले आओ। तो मैं मान लिया बराबर पे आ गया, तो हमारे पास में ये दोनों कितनी कितनी हो जाएगी, ये 9 9 हो जाएगी ना, अब बराबर है तो 9 9 हो जाएगी। लेकिन मैं तो बोल रहा था एक 6 ज़्यादा है तो इसको मैं 6 बढ़ा देता हूँ, तो एक 9 हो जाएगी तो एक 15 होगी ना। तो ये देखा कितना फास्ट हो गया, मैं कोई L - B नहीं निकाल रहा हूँ, दिमाग देखना, 15 नाम 135 हो गया आंसर। मैं ये किया था, तो इसको समझना। इसको आप इक्वेशन, हर समय इक्वेशन मत बनाया करो। क्या समझो कि मैं ये एक लाइन बोल रहा हूँ कि भाई ये एक है ना दूसरे से 6 ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं भाई 6 नहीं ज़्यादा है, दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है तो मैं ज़्यादा वाली को कम करना पड़ेगा ना 6, तो ज़्यादा वाली को जैसे ही मैं 6 कम करूँगा तो 24 में से 6 कम होकर दोनों की सम क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो अब दोनों बराबर 18 है, तो इसका मतलब एक 9 है और दूसरी भी 9 है। लेकिन मैंने तो 6 ज़्यादा थी ना दूसरी, तो इसमें वापस से 6 जोड़ दो जो मैंने घटाया था। ठीक है ना, वापस जोड़ दिया तो एक 9 हो गई, 15 होगी, तो हो गया 15 नाम 135, L और B की वैल्यू आ गई। समझ में आया ना, कितना शानदार चीज़ हुआ। चलो आगे। तो मैंने क्या किया था वो थोड़ा समझो। मैंने क्या किया था, मैंने इस तरह से सोचा था कि वो डायरेक्ट में जो लिखा था ना वो भी बता देता हूँ। माइंडसेट सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम में माइंडसेट ही काम आएगा। आप ये बच्चों जैसे करने लगोगे ना तो फिर मेथड सिखा के कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा आपको सिखाना है कि करना कैसे है। अब आपको क्या है कि हमारे पास में ये है कि 48 दिया है, मुझे पता है कि पेरीमीटर 48 दिया है, तो L और B का सम क्या आएगा, 24 आएगा। 24 आएगा। मैंने पहला लाइन यही लिखा ना, कोई फॉर्मूला ना कुछ नहीं, सीधा 24 लिखा। अब मुझे पता है सम 24 है, उसमें से एक है ना 6 ज़्यादा है, तो मैं क्या किया बराबर पे ले आया, कोई ज़्यादा नहीं है, बराबर कम कर दिया तो 18 हो गया। 18 का आधा आधा 9 9 में बांट दिया मैंने, 9 9 में बांट दिया, और 6 जो कम था उसको 6 जोड़ दिया, तो 9 और 15 हो गया, 15 नाम 135 हो गया। देखा, कुछ भी नहीं लिखा ना, इस तरह से करना है। चलो आगे, आगे क्या होगा, वेट सेकेंड ना, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा ये क्लोज हो गया है, वेट सेकेंड ओनली फॉर 1 सेकेंड, ओपन मोड ओनली फॉर 1 सेकेंड ना, ये थोड़ा क्लोज हो गया था। चलो ये हमारे पास में 15, ये हमारे पास कहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, चलो यहाँ तक आ गया। अब चलो आगे चलते हैं। इफ 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 5 और 12 ईच आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब मुझे बताओ कि 3 क्यूब का वॉल्यूम अगर 500 बार आया तो साइड क्या हो जाएगी, 8। इतना समझ में आया। अब मुझे बताओ कि देखना एग्जाम में करते कैसे हैं। अब बोल रहा है कि 3 गनों को एक दूसरे से जोड़ा जाए तो परिणामी घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो मुझे बताओ कि 3 गन है, उसको 8 का साइड है। अब उसके बाद में ये बोल रहा है कि इसको ना तीनों को जोड़ दिया जाता है, 3 जोड़ दिया जाता है, तो मुझे बताओ कि 3 का एरिया क्या होगा, 6 × 3, तो होगा मतलब 6 से स्क्वायर होगा ना, एक का क्या होता है 6 से स्क्वायर, तो 3 का क्या होगा 18 स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है 3a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है ना, तो 3 जनों का क्या होगा 18a स्क्वायर, जिसमें से 2 बार ना 4a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्योंकि बीच में जब जुड़ेंगे तो ये वाली भी घटेगी और दूसरी वाली भी घटेगी, तो हमारे पास 4a स्क्वायर कम हो जाएगा। तो 18 में से 4a स्क्वायर गया तो हमारे पास हो गया 14a स्क्वायर, और 14a स्क्वायर में a स्क्वायर, तो a क्या हो गया 8, तो 14 इंटू सीधा 64 करना। देखो एग्जाम में सिर्फ इतू सा लिखना है, 14 64 करोगे तो क्या होगा। अब इसमें भी है ना बहुत गजब चीज है, मैं आपको 3 चीजें इसमें भी बता देता हूँ। पहला मेथड तो मैं मेरा वाला बता दे रहा हूँ आपको, दूसरा एक और भी बताऊंगा जो भी माइंड में आया। 14 इंटू 64 है, 14 इंटू 64 मतलब 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6, और ये होगा 56, 6 84 और 5 90, 896, ये हो जाएगा हमारे पास में मल्टीप्लाई। तो पहली चीज़ तो हम लोग को ऐसे करनी है। दूसरी चीज़ हम लोग का क्या है कि ये बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्टिंग होकर क्या होगा, हम लोग का कोई ना कोई सरफेस जाएगा, लेकिन सबके सब 8 का मल्टीपल तो होंगे ही ना, 8 का मल्टीपल तो होगा ये एरिया, क्योंकि हमारे पास में एरिया अभी आया 14a स्क्वायर आएगा एरिया, लेकिन ए क्या है 8 का मल्टीपल है, तो 8 का मल्टीपल आप देखना स्टार्ट कर दो, ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा। अब चलो ये इन दोनों में देखो, इन दोनों में हम लोग को मैंने क्या बताया, हम लोग को ये देखना है कि तीसरा वाला डिजिट क्या है, इवन है कि ऑड है। हमें पता है कि इवन है तो हम लोग सीधा के सीधा लास्ट के 2 डिजिट ही देखते हैं, तो ये तो हमारे पास 8 का मल्टीपल है। ऑड है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 4 जोड़ देते हैं, 4 जोड़ देते हैं तो हमारे पास में 86 में 4 जोड़ा तो 90, 90 तो 8 का है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में दूसरा मेथड। अब चलते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड जो है वो बेसिक है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास में क्यूब है, ठीक है। उसके बाद में मैं ऐसे ऐसे करके 3 क्यूब जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये 3 क्यूब जोड़ रहा हूँ, एक यहाँ पे एक और है और एक यहाँ पे एक और है। अब ये क्या बोल रहा है कि इन तीनों को मैंने जोड़ा है, ठीक है, इन तीनों को मैंने क्या किया है, इसे जोड़ दिया है। तो यहाँ से मुझे पता है कि ये वाला इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा 6a स्क्वायर, इसका भी क्या आएगा 6a स्क्वायर, इसका भी क्या आएगा 6a स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो ये हमारे पास में टोटल होगी 18a स्क्वायर। 18 में से क्या होगा, ये जब जुड़ेंगे तो ये वाली सरफेस और इधर में जो इसकी वाली सरफेस है वो भी मिट जाएगी, मतलब जुड़ जाएगी।
इधर में भी इसकी वाली ये वाली सरफेस और इधर में इसकी वाली ये वाली सरफेस दोनों जुड़ जाएगी, तो एक ए स्क्वायर एक ए और एक ये, तो 4a स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा। तो 18 में से 4 माइनस किया तो मेरे पास 14a स्क्वायर आया, और 14a स्क्वायर में 14 इंटू ए की वैल्यू रखी 8, क्योंकि ये क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, एक क्यूब की वैल्यू 512 है तो ए की वैल्यू 8 आ जाएगी, ए की वैल्यू 8 आ जाएगी तो 14a स्क्वायर में 14 इंटू 8 64 हो जाएगा, और ये इन दोनों को करोगे तो 896 आ जाएगा। अंडरस्टूड, तीन चीजें बता दी है, अब इससे ज्यादा क्या बताएं आपको। चलो अब यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक संख्या r को 8 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास रिमाइंडर 3 बचता है, तो इसको अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा। सीधा सीधा मैं करना स्टार्ट करता हूँ, सीधा एग्जाम के तरीके से। 3 3 3 9 6 3 18 9, तो 1 बना, 6 दूनी 18, तो हमारे 8 16 3 बनेगा 17, हमारे पास 18 बना, 8 दूनी 16 17 18 सॉरी 2 बना, उसके बाद में आएगा हमारे पास में 7, तो 7 बना, 7 को लिख देता -1, तो हमारे पास 1 से 1 कट गया, 2 आएगा आंसर। इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। हमें क्या बोला कि 8 का डिवाइड करते हैं अगर किसी संख्या के अंदर में तो 3 रिमाइंडर बचता है। तो मुझे बताओ कि 8 का अगर डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता है, मतलब 8 में, मैं आपको पूरा बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, 8 में कोई ना कोई एक ऐसा नंबर है कि 8 तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये 3 जो बच रहा है ना, ये कोई ना कोई आपका 3 है ना, जो 8 का डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा समझो, ये होगा। अगर 8 का मैं इसमें डिवाइड करूँ तो इसमें तो पूरा जा रहा है, तो इससे तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, इससे तो 0 आएगा, क्योंकि 8 से 8 कटेगा तो ये 0 रिमाइंडर बनेगा, लेकिन ये 3 आपको बच रहा है। तो असली में जो हमारे बहुत प्रोफेशनल जो हमारे सब्जेक्ट में अगर आप बोर्ड वगैरह का एग्जाम में देते हो ना, तो इस तरह से लिखते हो कि 8 का अगर मैं डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर बचा, ये तो हो गया आपका बेसिक। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका कुछ भी नहीं, हम लोग एकदम मिनिमम मानते हैं कि 8 का डिवाइड किया और 3 रिमाइंडर बचा, तो हम ये कह सकते हैं ना 11 संख्या है। 11 में अगर आप 8 का डिवाइड करते हो तो 3 ही तो रिमाइंडर बचता है, तो आप 11 लेके चल सकते हो। लेकिन एक और इजी है, अब 11 लेके चलोगे तो लेके चल सकते हो, लेकिन एक और इजी चीज क्या है कि एक संख्या r है, उसके अंदर 8 का डिवाइड किया और रिमाइंडर 3 बचा, तो मैं 3 ही मान लेता हूं ना। 3 में भी तो 8 का डिवाइड करते हो तो 3 ही आता है रिमाइंडर, 11 में भी 8 का डिवाइड करते हो तो 3 ही आता है रिमाइंडर। उसके बाद में मैंने जो फॉर्मेट बताया था ना 8k + 3 डिवाइडेड बाई 8, तो यहां पे मैं क्या बोल रहा है, अगर k बराबर 1 रखोगे तो 11 आएगा, k बराबर 0 रखोगे तो 3 आएगा, तो मैं 0 ही रख देता हूं ना, इजी रहेगा। अब मुझे बताओ, मैं संख्या मान लिया 3, तो 3 को मैं सीधा इस वैल्यू में पुट करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा 9 + 6 3 18 + 7, इसमें अगर मैं 8 का डिवाइड करूं तो अब ऐसे केस में क्या करना है, जोड़ के 8 का डिवाइड मत कर देना, इंडिविजुअल टर्म में करो। इसमें से 8 का डिवाइड करते हो तो 1 रिमाइंडर बचता है, इसमें 8 का डिवाइड करते हो तो 8 दूनी 16, तो 2 रिमाइंडर बचता है। इसमें करते हो तो देखो, इसमें 2 तरीका है, इसमें आप +7 भी लिख सकते हो, तो क्या होगा 7 8 9 और 1 10, 10 में वापस 8 का डिवाइड करते हो तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 2 का, ठीक है। 10 में 8 का डिवाइड करते हो तो 2 रिमाइंडर आता है। लेकिन अगर मान लो इसको ना 7 को ना -1 भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, जितना का डिवाइड कर रहे हो ना उससे ये कितनी कम है वो लिखा जा सकता है, माइनस में लिखना हो तो हम लोग ये भी कर सकते हैं 1 + 2 -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 2, तो मैंने यही तो लिखा था सबसे पहले, जो मैंने लाइन लिखा था ना बस यही लिखा था, ध्यान रखना, मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने क्या लिखा था कि 8 का अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो मुझे पता है कि 3 आएगा मेरे पास में, नंबर 3 ही है, तो 3 अगर मैं इसमें रखूंगा 3 3 9, 9 में वापस में 8 का डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 1, तो सीधा मैंने लिखा 1। 3 को यहाँ रखूंगा 6 3 18, 18 में अगर मैं 8 का डिवाइड करूंगा तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2। 7 में अगर मैं 8 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा -1, 1 से 1 कैंसिल, 2 आंसर। इस तरह से आपको करना है, ना कि आपको लिखना है, ठीक। चलो आगे क्या बोल रहा है, केंद्र O वाले वृत्त में AOC एक व्यास है, ठीक है। B वृत्त की एक परिधि पर एक बिंदु है, जैसे कि चाप AB और BC का 1/5 है, तो BOC का डिग्री का माप क्या है। अब ये क्या बोल रहा है, इन ए सर्कल विद द सेंटर ऑफ द O, सेंटर O, AOC इज द डायमीटर एंड B इज द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सच दैट द आर्क AB इज 1/5 ऑफ द आर्क BC, व्हाट इज द डिग्री मेजर्स ऑफ द BOC। अब ये हम लोग को पूछ रहा है, तो हम लोग को क्या होगा, एक चीज समझना, मैं अगर होता तो कैसे करता वो भी बताता हूँ। 5 की वैल्यू मेरे पास में है 180, तो हमारे पास में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिग्री BOC, तो ये तो हमारे पास में 1/5 AB का है, BOC यहाँ पे बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4, तो 4 की वैल्यू जाएगी हमारे पास में, 5 की वैल्यू ये है, तो 5 से 15 16 17 6 30 ये हो जाएगा यहाँ पे, तो 36 इंटू 4 के सॉरी 36 ही हो रहा है ना, 180 5 की वैल्यू, अच्छा AB चाप BC को 5 सॉरी 6 की वैल्यू है, 6 की वैल्यू हमारे पास में यार, 5 की वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है, अंडरस्टूड। 6 की वैल्यू, तो 6 ये हमारे पास हो जाएगा 6 3 3 और 30 और 5 हो जाएगा 150, तो हमारे पास हो जाएगा इसका 150। अब ये होता कैसे, थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि AOC इज द डायमीटर, जब भी हमें डायमीटर बोले तो ये यहाँ पे लिख दिया कि AOC इज द डायमीटर, AOC इज द डायमीटर, ठीक है। B इज ए पॉइंट ऑन ए सर्कमफ्रेंस, B इज ए पॉइंट ऑन ए सर्कमफ्रेंस, मान लो कि ये B इज ए पॉइंट ऑन ए सर्कमफ्रेंस, ठीक है।
ऑफ द सर्कल सच दैट द आर्क ए बी इज इज 1/5 ऑफ द आर्क बी सी, 1/5 ऑफ द आर्क बी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्क ए बी इज 1/5 ऑफ द आर्क बी सी। तो आर्क बी सी जितने भी है उसका 1/5, मतलब 5 का 1/5 मतलब 1, तो ये हो गया 1। तो मतलब कि यहां से यहां तक अगर ये 1 है तो यहां से यहां तक ये वापस से वापस क्या होगा, ये 5 है, ये बोल रहा है। अंडरस्टूड। तो अब मुझे बोल रहा है कि ये वाला थीटा कितना है, ये बोल रहा है ना BOC, एंगल BOC, ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब मुझे देखो, मैं आपको ना थोड़ा बताता हूं कि जितने डिग्री में ये थीटा ना, जिस रेशियो में ये थीटा डिवाइड है ना, उसी रेशियो में आर्क भी डिवाइड होता है। ठीक है, उसी रेशियो में। अगर आर्क 1:5 में है तो थीटा भी 1:5 में होगा। ये क्यों होगा मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूं, पहले ये समझो कि ये होगा। अब ये क्यों होगा वो भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एंगल जो है वो तो 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री में से ये 180 डिग्री किसकी वैल्यू है, ये 5 और 1 6 की वैल्यू है ना, 6 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 30, 1 की वैल्यू 30 आएगी, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5 ही निकालना हम लोग को, 5 की वैल्यू क्या आएगी 150 डिग्री। ठीक है, ये तो हुआ हमारा मेथड, लेकिन ये क्यों हो रहा है वो भी बता देता हूं आपको। अब मुझे इसमें देखूं, इस वाले में ये मान लो θ1 है और ये मान लो θ2 है। ठीक है, तो θ1 में क्या होगा, θ1 बटा 360 इंटू 2πr बटा θ2 बटा 360 इंटू 2πr, और इन दोनों का रेशियो हमारे पास में क्या है 1/5, 1/5 ये ना। अब मुझे बताओ 360 कट गया, ये कट गया, सब कुछ कट गया, तो θ1 बटा θ2 क्या आएगा 1/5 आएगा ना। मतलब थीटा का जो रेशियो है वही तो रेशियो है यहाँ पे L1 और L2 का, यही तो है L1 और L2। तो यहाँ पे जितना आर्क का रेशियो रहता है उसी हिसाब से थीटा का भी रेशियो रहता है। ठीक है, बेसिक भी मैंने बता दिया। चलो आगे, इस शिफ्ट के अंदर में एक सवाल है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलो आगे, ये क्या बोल रहा है, यदि एंगल ABC QPR का सर्वांग सम है, एंगल अगर हमारे पास में ABC है, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल मतलब त्रिभुज QPR के, ठीक है, QPR के, जैसे AB बराबर 7 है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम लोग को इस तरह का पूछे ना कि ये और ये सर्वांग सम है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, और हम लोग को पूछ रहा है कि ये सब ये गाथा दी हुई है और बोल रहा है कि कौन सा ट्रू है, इसका मतलब आप ये समझो कि अगर हमारे पास में ये बोल रहा है AB हमारे पास में 7 है, अगर हम लोग को बोल रहा है ये शुरू की दो संख्या AB हमारे पास में अगर 7 है, तो आप समझो कि इस वाले ट्राइंगल में भी QP को 7 होना पड़ेगा। शुरू की अगर 2 है तो यहाँ पे भी शुरू की होगी। कहने का मतलब आपके अगर सर की बात हो रही है तो मेरे भी सर की बात होगी, आपके अगर आंखों की बात हो रही है तो मेरे भी आंखों की बात होगी। वही वाली चीज अगर इनके शुरू की 2 की चीज की बात होगी, क्योंकि अगर आप और मैं अगर समान है ना, बोलेंगे ना कि 2 जने हमशक्ल है, इसका मतलब ये थोड़ी हो सकता है कि इसकी आंख की बात करो और इसके होठों की बात करो, ये हो नहीं सकता है। वैसे के वैसे ये नहीं हो सकता कि अगर इन दोनों के शुरू की 2 की बात करो तो इनकी भी शुरू की 2 की ही बात करनी है, तभी हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे। ये दोनों सर्वांग सम है ना, ये दोनों का सर्व अंग समान, यही हो ना सर्वांग सम का संधि विच्छेद। तो AB अगर QP के बराबर है तो इसका मतलब AB अगर 7 है तो QP 7 होना चाहिए। तो अगर QP 7 होना चाहिए मतलब QR 7 है यहाँ पे, तो QR 7 है तो ये कैंसिल। अब समझो AC अगर 8 है, AC मतलब AC अगर 8 है तो यहाँ पे भी QR 8 होना चाहिए, तो QR 8 होना चाहिए, तो PQ का 8 है तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब चलो आगे, ये बोल रहा है PQ 7 है, हमारे पास में क्या होता है AB 7 है तो PQ 7 है, यहाँ तक तो ठीक है, AB 7 है PQ 7 है, ये भी ठीक है, AB 7 है तो PQ 7 है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, ये R को 75 बोल रहा है, यहाँ पे C को 75 बोला, तो C को 75 बोला तो यहाँ पे R भी 75 होगा, ये भी ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर ठीक हो गया। अब ये इसको देखते हैं, AC बराबर PR, AC बराबर होगा PR, गलत है ना, AC अगर बोल रहे हो तो हम लोग को QR बोलना ना, तो AC बराबर QR होगा ना कि PR होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अंडरस्टूड। चलो आगे, ये अगर आपने मेरा वन शॉट सीरीज डिस्काउंट का देख लिया है तो ये आपके लिए बच्चों का खेल है। डिस्काउंट का अगर आपने मेरा वन शॉट सीरीज जो मैं करवा रहा हूँ ना, वो आप मान के चलिए कि उसके अंदर में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप देख लेना, छोड़ना मत, बेड़ा पार हो जाएगा, आप आलसी की तरफ बैठे मत रहना, कर देना। आगे क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर द बायर्स, तो ये पूरी 3 दिया है। बोला द सेलिंग प्राइस विल बी मिनिमम अंडर द स्कीम, एक दुकानदार है ना कुछ खरीदारों को छूट देता है, इस टाइप की 3 छूट देता है, तो बोलो कि योजना के अंतर्गत विक्रय मूल्य किसमें कम से कम होगा, मतलब सेलिंग प्राइस किसमें कम से कम होगी। एक मुझे बात बताओ, आपके मॉल में गए और आपके लिए बोल रहे हैं कि आपको सेलिंग प्राइस कम से कम है, तो आपको डिस्काउंट इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा है। आपकी विक्रय मूल्य सबसे कम कब होगा, जब डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस अगर कम से कम है तो इसका मतलब डिस्काउंट क्या है, मैक्सिमम है। इतना समझ आ गया। तो हम लोग को देखना है कि किसमें डिस्काउंट मैक्सिमम है। अब मुझे बताओ 15 और 20 को जोड़ा तो क्या आएगा 35, 25 और 10 को जोड़ा तो क्या आएगा 35,
और यहाँ पे ये है 33। और मुझे पता है कि जब भी दो डिस्काउंट के अंदर में सम दिया हुआ है और सम अगर इक्वल दिया हुआ है, मतलब जोड़ अगर इक्वल दी हुई है, तो डिस्काउंट उसी में मैक्सिमम होगा। ये चीज रट लेना। अगर सम, पहली चीज तक, इफ सम इज इक्वल, इफ सम इज इक्वल, अगर योग समान है, अगर योग समान है, अगर सम इज इक्वल। चलो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूं, किसी को लगेगा कि मैं जबरदस्ती राइटिंग बिगाड़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। इफ सम इज इक्वल, इफ सम इज इक्वल, अगर सम समान है तो देन डिस्काउंट जहां पे ज्यादा होगा, डिस्काउंट कहां पे, डिस्काउंट को पहले नहीं लिखते हैं, पहले लिखते हैं कि देन जहां पे डिफरेंस ज्यादा होगा, जहां पे डिफरेंस ज्यादा होगा उसी जगह पे डिस्काउंट भी ज्यादा होगा। उसी जगह पे जहां पे अंतर ज्यादा होगा उसी जगह डिस्काउंट ज्यादा होगा, अगर हमारे पास सम समान है। तो इन दोनों के अंदर में सम समान है, यहां और यहां, और मतलब यहां और यहां, इन दोनों में सम समान है, तो इसका डिफरेंस लो। 15 में से 25, 20 में से 20 और 25, 15 का डिफरेंस 5 का है, और 25 और 10 का डिफरेंस 15 का है। तो जहां डिफरेंस ज्यादा वहीं डिस्काउंट ज्यादा, याद कर लो ये चीज, जहां डिफरेंस ज्यादा वही डिस्काउंट ज्यादा, जहां डिफरेंस ज्यादा वहीं डिस्काउंट ज्यादा। ठीक है, तो 15 यहां पे डिस्काउंट ज्यादा, तो इसका मतलब ये 35 वाले में ये डिफरेंस ज्यादा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। इन दोनों में मुझे बताओ कि अब ये तो बोल रहा है कि ये ज्यादा है और इन दोनों में तो ये ज्यादा है। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, तो मुझे बता 25 और 10 का सक्सेसिव पहले निकाल देते हैं। 25 और 10 का सक्सेसिव क्या होगा? 25 प्लस 10 माइनस 25 इंटू 10 बटा 100, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 होता है ना डिस्काउंट के केस में। तो ये हो गया 35 माइनस 2.5, 35 माइनस 2.5 मतलब क्या हो गया? 32.5। तो मुझे बताओ 33 और 32.5 में से कौन ज्यादा है? 33 ज्यादा है। तो हमारे पास डिस्काउंट सबसे ज्यादा किस में आएगा? तीसरे में। तो हमारे पास में क्या आएगा? ओनली तीसरा। अंडरस्टूड। इन दोनों का कंपेरिजन किया तो इसमें ज्यादा, तो ये तो कैंसिल हो गया। इन दोनों का कंपेरिजन किया तो इसका आया सक्सेसिव 32.5 और इसका आएगा 33 ही है। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा हुआ? ये ज्यादा हुआ ना, तो तीसरा ज्यादा हो गया, ये कैंसिल हो गया। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। चलो आगे। अब जो मैं सवाल करवाने वाला हूं वो थोड़े अच्छे टाइप के सवाल है। ओके, थोड़े क्या है? अच्छे टाइप के सवाल है, तो उसको हम लोग करते हैं। 21 से 25 के अंदर में मैंने वही रखे हैं। एक मोटर बोट, अब इसको अंदर में ना आपको अप्रोच समझना है, अप्रोच को समझना है। ए मोटर बोट ट्रेवलिंग एट ए सम स्पीड कैन कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 17 आवर्स। एट द सेम स्पीड इट कैन ट्रेवल 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 10 आवर्स। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। अब ये क्या बोल रहा है कि अब देखो इसके अंदर में मैं ना पहले तो मेरे तरीके से करता हूँ, फिर मैं आपको बता के करूंगा। तो पहले क्या होगा? एक मोटर ट्रेवलिंग एट सम स्पीड कैन कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम मान लेता हूँ ये, तो अप स्ट्रीम और ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। तो हमारे पास अप स्ट्रीम कितना है? 24। और इस केस में अप स्ट्रीम कितना है? डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम है 12, अप स्ट्रीम है 12। उसके बाद इसमें डाउन स्ट्रीम कितना है? 40। और इसके अंदर डाउन स्ट्रीम कितना है? ध्यान रखना कि 32। इसमें देखो पहले अप स्ट्रीम दिया है, इसमें पहले डाउन स्ट्रीम दिया है, तो यही कंफ्यूजन है, यही सिली करवाता है ये लोग। ठीक है, ये 32 है। अंडरस्टूड। इसके अंदर में इसको टाइम लग रहा है 17 घंटे, ये लग रहा है टाइम इस 17 घंटे, और इसके अंदर में उसको टाइम लग रहा है 10 घंटे। इतना समझ में आया? तो मुझे पता है कि इसको मैंने बराबर कर देता हूँ। मैं इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा? इस पूरी को डबल से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 2 से, तो ये हो जाएगी 24, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 20। अब मैं क्या करता हूँ? पहली में से दूसरी माइनस करता हूँ, तो 64 में से 40 माइनस किया तो 24 बना, और 20 में से 17 माइनस किया 3। इसका मतलब 24 अगर मैं, इसका मतलब ये मैं 24 जो है ना ये डाउन स्ट्रीम में, ये अप स्ट्रीम में जाता हूँ ना, ये डाउन स्ट्रीम है, डाउन था ना 24 वाला, क्या अप स्ट्रीम, सॉरी ये अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम है। अगर मैं 64 किलोमीटर जो है 24 किलोमीटर में अगर डाउन स्ट्रीम जाता हूँ, इसमें से ये घटाएंगे तो 24 है ना, ये डाउन स्ट्रीम आ रहा है। अगर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता हूँ तो उसको कितने लगते हैं? 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में अगर 3 घंटे लगता है, तो मैं एक काम करता हूँ 32 का निकाल देता हूँ। 32 किलोमीटर 32 में, तो इसका मतलब क्या होगा? 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 तेरी 24 हो जाए, ये कितना हो गया? 24 अगर 8 से, तो ये 1/8 हो रहा है ना, 1/8। तो 32 अगर निकालना तो 32 जाने में मुझे कितना लगेगा? 1/8 करूंगा तो क्या होगा? 8 × 32, तो 4 घंटे लगेंगे। 24 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम जाने में 3 घंटे लगते हैं, तो 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में मुझे 4 घंटे लगेंगे। और मुझे इस इक्वेशन में रखता हूँ, इस पहली वाली में, 32 किलोमीटर जाने में मुझे अगर 4 घंटे लगते हैं और टोटल मुझे अगर 10 घंटे लग रहा है, तो इसका मतलब 12 किलोमीटर जाने के अंदर मुझे 6 घंटे लगे होंगे। समझ में आ गया? 12 किलोमीटर जाने में मुझे 6 घंटे लगेंगे। तो 12 किलोमीटर जाने में मुझे क्या लगेंगे? 12 किलोमीटर जाने में मुझे कितने लग रहे हैं? 6 घंटे लग रहे हैं। 12 किलोमीटर जाने में मुझे 6 घंटे लग रहे हैं। अब इसको निकालने का बहुत अच्छा तरीका क्या है? अब इसको समझना, बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कंपेयर कर लो, 24 किलोमीटर जाने में मुझे 3 घंटे लगते हैं,
तो यहाँ पे मैं आपको इस तरह से करवा देता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये है आपका डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के अंदर में स्पीड क्या हो जाती है, दोनों जुड़ जाती है ना, बी प्लस डब्ल्यू ये हो जाती है डाउन स्ट्रीम में स्पीड, और ये हो जाएगी अप स्ट्रीम। ये अप स्ट्रीम में ध्यान रखना, 12 क्या हो गया, अप स्ट्रीम था। अप स्ट्रीम में आपको समझाऊंगा बाद में, ये मैं मेरे तरीके से हल्के हल्के बीच बीच में मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं ही कर रहा हूँ, आपको क्या बताया। तो बी माइनस डब्ल्यू इसके अंदर में है, इतना समझ में आया। तो बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, बी प्लस डब्ल्यू मतलब स्पीड क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो उसके बाद में समय बराबर आपका चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी होगी 24 किलोमीटर, समय कितना हो गया 3, तो 24 में 3 का डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 8। जैसे वैसे 12 में 6 का डिवाइड किया तो ये हो गया आपका 12 में 6 का डिवाइड किया तो ये हो गया आपका 2। अब हमारे पास में क्या बोल रहा है, धारा की गति बताओ, धारा तो W है, तो इन दोनों को घटा के आधा कर दो, 8 और 2 10, 8 में से 2 गया घटाया तो 6 का आधा कर दिया तो आ गया 3, तो हमारे पास 3 आंसर हो गया। इतना समझ में आया। इस मेथड से तो आपको करना है एग्जाम में, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ अब, नहीं तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, मुझे ये पता है कि आपके ऊपर से निकल गया। चलो निकल गया ना, तो एक काम करते हैं, सीधा ये करते हैं, बेसिक मेथड से करते हैं। अप स्ट्रीम ये है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मेरे पास में कितना है, अप स्ट्रीम है 24, डाउन स्ट्रीम है 40, ठीक है। उसके बाद में अप स्ट्रीम है यहाँ पे, अप स्ट्रीम है 12, डाउन स्ट्रीम है 32, इसके अंदर में टाइम लगा 17, इसके अंदर में टाइम लगा 10 घंटे। अब मुझे इसको बराबर करना है, तो 2 से गुणा कर दो 2 का, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 20। अब मैं इन वाली इक्वेशन में इस वाले को माइनस करूंगा, 24 तो कैंसिल हो गया, घट गया, तो 64 में से 40 गया तो 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में मुझे लगे 20 में 17 गया 3 घंटे। इतना समझ में आया। 24 किलोमीटर में अगर 3 घंटे लग रहे हैं, तो मुझे तो यहाँ पे 32 की जरूरत है ताकि थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो। तो 32 निकालने के लिए क्या करूंगा, ये 24 से 3 आया, किससे 1/8 किया तब आया, तो 32 में भी 1/8 कर दो तो 4 घंटे आ जाएगा। तो मतलब 24 अगर 3 घंटे में, तो 32 8 4 घंटे में होगा, ऑब्वियस चीज है। तो 32 अगर 4 घंटे में, तो इस वाले का अगर मुझे 4 घंटा लग रहा है और टोटल मुझे 10 घंटा लग रहा है, तो इसका मतलब 12 किलोमीटर में मुझे 6 घंटे लगा होगा। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब ये डाउन स्ट्रीम की बातें थी, ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम की बातें थी। तो अप स्ट्रीम की बातों में क्या हो गया, 12 किलोमीटर चलने में मुझे, ये किलोमीटर है, 12 किलोमीटर चलने में मुझे कितना लगा 6 घंटे। इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि ये डाउन स्ट्रीम की बात है। डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है बी प्लस डब्ल्यू। तो बी प्लस डब्ल्यू स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी होगी 24, इसमें टाइम लगा 3, तो 24/3 हो गया 8। बी माइनस डब्ल्यू मतलब डिस्टेंस हमारे पास हो गई 12 और टाइम लगा हमारे पास 6, तो 12/6 हो गया हमारे पास में 2, ठीक है। तो अब हम लोग को डब्ल्यू निकालना था, तो हम लोगों ने क्या किया, 8 में से 2 गया 6, 6/6 का आधा कर दिया, तो हमारे पास हो गया 3। इस तरह से आपको करना है। ये भी वैसे बेसिक नहीं है, ध्यान रखना बेसिक तरीके से इतना गंदा है ना, वो आपको मैं नहीं बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बता दिया तो आप है ना और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। 3 sin a + 4 cos a बराबर 5 है, देन द वैल्यू ऑफ द tan a कितना होगा। tan a की वैल्यू निकालने इसमें अंदर बहुत ईजी है। 3s + 4c बराबर 5 है। अब मुझे बताओ 5 का इधर मैं डिवाइड कर देता हूँ, 3/5 s + 4/5 c 4/5c बराबर 1 आ जाएगा। ये साइन है, ध्यान रखना, ये साइन है और ये कॉस है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे क्या करो, एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं। 3 4 और 5 लिखा है ना, तो इसी का ट्राइंगल लेते हैं। ये थीटा मान लो, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। थीटा मान लिया, तो ये तो हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब ये 3/5 है, 3/5, तो 3/5 ये इसमें से क्या हो गया, ये साइन थीटा की वैल्यू ही तो है 3/5, और 4/5 है। 4/5 क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा है। तो मुझे बताओ कि इस जगह पे मैं साइन थीटा रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, और इस जगह पे मैं कॉस थीटा रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू तो है 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5, और इसी में टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो ये आंसर हो गया। चलो इस तरह से करना है आपको। चलो आगे चलते। ये में क्या हो गया, इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल। 45% ऑफ द टोटल नंबर्स आर मेल। मेल कितने हैं, पहले तो टोटल अगर मान लो 100% है, उसमें बोल रहा है 45% ऑफ द टोटल वोटर्स आर मेल। ये तो गया मेल और ये हो गया फीमेल, तो 45% तो हो गया इसमें, तो 55 हो गया हमारे पास में इसमें। इतना समझ में आ गया। आगे, द रेस्ट आर फीमेल इफ 60% ऑफ द मेल आर इलिटरेट एंड 60% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट,
देन बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल, इलिटरेट फीमेल पूछ रहा है, इलिटरेट फीमेल, फीमेल है ये 55, इसमें से इलिटरेट कितनी है, पहले बताओ कि फीमेल के बारे में क्या बोला, 60% ऑफ द फीमेल आर लिटरेट। अब मुझे बताओ 60% अगर फीमेल लिटरेट है तो इलिटरेट कितनी होगी, 60% अगर हमारे पास में फीमेल लिटरेट है, ये क्या बोल रहा है 60% ऑफ द फीमेल आर लिटरेट, लेकिन लास्ट में हम लोग को निकालते समय क्या बोल रहा है कि इलिटरेट फीमेल बोल रहा है, तो 60% अगर लिटरेट है तो इलिटरेट 40% होगी, तो इसका तो 40%। अब क्या बोल रहा है मोर देन द डेट ऑफ द लिटरेट मेल, लिटरेट मेल बोल रहा है, लेकिन हम लोग को क्या बोला है इलिटरेट मेल बोल रहा है। इफ 60% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट, तो 60% अगर इलिटरेट है तो हमारे पास में लिटरेट कितना होगा, लिटरेट तो 40% होगा, तो ये भी 40% होगा। अब ये बोल रहा है कि इससे ये कितना परसेंट ज़्यादा है, यही बोल रहा है ना फीमेल मोर देन द मेल, मेल से ये कितनी ज़्यादा है फीमेल, तो 40%, 45%, 45 का 40% बराबर, मतलब रेशियो ले लेता हूँ 55 का 40%, ये रेशियो लेते हैं जब भी ज़्यादा कम निकालना हो, तो 40% से तो 40% कैंसिल हो गया। अब ये 5 से काट दो तो 9 पे 45, ये हो जाएगी 11/55, तो ये कितनी ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है, 2 किस पे 2/9, 1/9 क्या होता है 11.11, तो 2 क्या होगा 22.22। ठीक है, चलो आगे। ये सवाल इतना ज़्यादा अच्छा है क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये एग्जाम में छोड़ने वाला सवाल है। ठीक है, छोड़ने वाला सवाल मतलब अगर टाइम बचे तो करना है, नहीं बचे तो नहीं करना है, छोड़ने वाला सवाल है। इसके आगे वाला कौन सा डाला मैंने, ये डाला। चलो मैं पहले ये बता देता हूँ फिर ये बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट में मैं अच्छे से बताना ही चाहूँगा। चलो पहले ये कर देते हैं। चलो इफ़ x बराबर ये है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसके वाला, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका ना मैं एग्जाम में होता तो कैसे करता, पहले ये समझने का ट्राई करो कि ये मेरे को पता है कि इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट होगा 7 + 4√3 होगा इसका कंजुगेट, और इसका कंजुगेट जो होता है ना मतलब कि इसका, तो इसका कंजुगेट के साथ में इसका मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा 7 × 7 = 50 और 4 × 8 = 16, 16 × 48 × 50 और 48 क्या हो गया 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है हमारे पास में 1, मतलब a + b a - b a² - b² इसका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो जब भी हमारे पास में 1 आता है ना तो हमारे पास में x + 1/x, x + 1/x की जो वैल्यू रहती है हमारे पास हो जाएगा x प्लस, हाँ प्लस माइनस बनेगा, हाँ x + 1/x की वैल्यू क्या रहती है, ये जो पहले लिखा रहता है ना इसका डबल हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। जब भी कंजुगेट आपके पास में कंजुगेट का गुणा 1 आता है, कंजुगेट का मल्टीपल 1 आता है, तो ये x + 1/x की वैल्यू हमेशा जो ये आगे जो टर्म लिखा हुआ है ना, आगे जो टर्म लिखा है उसका डबल हो जाता है। ये बताऊंगा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है वो भी बताऊंगा, लेकिन बता रहा हूँ कि एग्जाम में मैं कैसे करता हूँ। मुझे डायरेक्ट पता होगा कि ये मेरे को प्रैक्टिस से आएगा कि ये डबल होता है। 14 हो गया, अब मुझे ये निकालना है ये क्या होता है, स्क्वायर करके -2 कर दो, 14 14 196 में से 2 हो गया तो 194 हो गया, बस खत्म हो गया ना, जब चालू होने से पहले ही खत्म हो गया। चलो ये तो हो गया 194। अब इसको करते कैसे है वो समझो। x अगर हमारे पास में ये दिया हुआ है तो मुझे पता है कि x + 1/x तो मुझे पहले निकालना ही पड़ेगा, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो ये निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 7 - 4√3 + 1/7 - 4√3। अब इसको अगर 7 - 4√3 है तो इसको मैं 7 + 4√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 7 + 4√3 से ऊपर नीचे क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसको क्या होगा, ये होगा 7 - 4√3 प्लस इनका क्या हो जाएगा 7 + 4√3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 1 है, a - b a + b 7 7 × 50, 50 में से 48 माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो मुझे पता कि अभी ये 4√3 कैंसिल हो गया, अब ये 7 और 7 14 आया। तो इसका मतलब मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक निकाली, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करो। शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता, बस वो होता है कि आप प्रैक्टिस से है ना कुछ स्टेप्स जो है हम छोड़ देते हैं, उसी को शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। आप क्या होगा, अब मुझे पता है कि नीचे तो ये मेरा कांस्टेंट रहने वाला है और बीच में प्लस का निशान है। जब बीच में प्लस का निशान है तो मुझे पता है कि ये माइनस में और ये प्लस में दूसरा वाला टर्म है ना, तो ये तो कट ही जाना है। तो मुझे जो डबल होगा वो क्या होगा, वो शुरू का कांस्टेंट ही डबल होगा। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, मुझे डायरेक्ट पता है कि जब मेरा अगर 1 बन रहा है तो इसका मतलब ये तो सब 1 बन जाएगा, तो बचेगा यही। और इन दोनों में जब कॉन्जुगेट को जोड़ते हैं, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट ये है, तो जब भी मेरा 1 बनेगा ना तो हम लोग डायरेक्ट कॉन्जुगेट ही जोड़ेंगे। कॉन्जुगेट जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये जुड़ जाएगा और ये तो कैंसिल ही हो जाना है। समझ गया ना। तो ये आप चीज़ याद रखो, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। तो इसका मतलब मैंने बता दिया कि x + 1/x मेरे पास में क्या बना, ये मेरे पास में बना 14। अब मुझे अगर ये निकालना है तो इसकी वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, x + 1/x अगर हमारे पास में k है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k² - 2। ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब 14 का स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर -2 हो जाएगा 194। लेकिन अगर आपको ये भी है कि भाई ये कहाँ से आया, इसका मतलब ये कहाँ से आया, तो ये अपने फिर क्या करो, आपको ये भी बता ही देता हूँ यार, बता ही रहा हूँ। तो x + 1/x अगर हमारे पास में 14 है तो अब मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a + b का स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab, 2 × ab बराबर हो जाएगा 196।
तो x से x कैंसिल हो गया, 196 में से 2 गया तो 194 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा 194। देखा, 2 3 तरीके से बताए जा रहे हैं। चलो ये वाला सवाल है ना, ये वाला, अब इसको थोड़ा समझने का ट्राई करो। इफ द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ ए। आप इसको थोड़ा अच्छे से समझना, नहीं तो आपके ऊपर से इस तरह से निकलेगा ना कि फिर मैं भी नहीं पकड़ पाऊंगा। आगे सुनना, देन द वैल्यू ऑफ ए, ये बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि क्या है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, मतलब कि वैल्यू ऑफ द 3 वेरिएबल्स, वेरिएबल के 3 नंबर है ना, वेरिएबल के 3 जो नंबर है वो क्या है कि कंसेक्यूटिव नंबर में है, कंसेक्यूटिव में है। देन द वैल्यू ऑफ ए निकालना है। यदि निम्न समीकरणों की प्रणाली में चर का मान, चर मतलब वेरिएबल का मान 3 लगातार पूर्णांकों के रूप में है तो ए का मान बताओ। जब भी कोई 3 लगातार पूर्णांक होते हैं तो पहले मैं आपको 3 लगातार पूर्णांक लिखना सिखाता हूँ। 3 लगातार पूर्णांक, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, ये लिखना सिखाता हूँ आपको। इसको कैसे लिखते हैं, मान लो एक x है, x नहीं, यहाँ तो x दूसरा माना हुआ है तो मैं क्या मान लेता हूँ, p मान लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ, p मान लेता हूँ, नहीं तो आपका क्या होगा ना कि आप x में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, एक अगर मान लो p है तो दूसरा इससे एक ज़्यादा होगा तभी तो कंजुगेटिव होगा ना, और तीसरा इससे एक और ज़्यादा होगा तो p+2 हो जाएगा। तो एक तो आप ये लिख सकते हो p, p+1, p+2 लिख सकते हो ना, 3 कंजुगेटिव नंबर। आप ये भी लिख सकते हो कि अगर पहला p+2 है तो दूसरा इससे एक कम करोगे, तीसरा इससे एक और कम करोगे, तो ये भी तो कंजुगेटिव ही है ना। अगर 3 2 1 बोलो या 1 2 3 बोलो है तो दोनों ही कंजुगेटिव। अब एक और तरीके से लिख सकते हो इस चीज़ को, बीच वाले को अगर मैं p बोल रहा हूं तो एक इससे कम, एक कम होगा और एक ज़्यादा होगा, ये भी तो है। तो लिखने के तीनों ही तरीके सही है, 3 कंजुगेटिव नंबर के तीनों ही तरीके सही है। ये भी करके सॉल्व किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है और ये भी किया जा सकता है। लेकिन सॉल्व तीनों से किया जा सकता है, लेकिन सॉल्व करने की जो स्पीड होगी ना वो तीनों में अलग अलग होगी। ये जो है नंबर है ना, इसमें सॉल्व बहुत जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे ना तो 2 और 1 3 बनेगा, तो 3p+3 बनेगा ना। लेकिन इसमें अगर जोड़ूंगा तो 1 से 1 कट जाएगा तो सिर्फ 3p बनेगा। तो आपको पता है ना कि जब भी जोड़ बाकी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो ये डाटा हमारे पास हार्ड देगा लेकिन ये इजी देगा। तो जब भी हम लोग को कंजुगेटिव नंबर बोले, जब भी हम लोग को समांतर श्रेणी, ये एक तरह की आपके क्या बोलते हैं उसको, अर्थमेटिक सीरीज ही है ना, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक, आपका अर्थमेटिक सीरीज ही है ना, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो आपका समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी के अंदर में हम लोग को जब भी कोई टर्म्स मानने होते हैं ना वो हम लोग मानते हैं ये मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ लेकिन सवाल बाद में बताऊंगा, पहले थ्योरी समझ लो। a-d, a+d, इस तरह से हम लोग को हमेशा अर्थमेटिक सीरीज के अंदर में मानना चाहिए टर्म्स। जब भी आपको 3 टर्म मानने हो ना तो ये मानो, 5 टर्म मानने हो ना तो a-2d, a-d, a+d और a+2d, इस तरह से मानने होते हैं। 3 टर्म मानो तो ये मानो, 5 टर्म में ये मानना है, क्योंकि इन सबको जोड़ोगे ना तो डी सारे कट जाएंगे, 2d से 2d कट जाएंगे, d से d कट जाएंगे, तो d हमारे पास कट जाएगा। लेकिन और ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्री में अगर मानना हो ना, ज्योमेट्रिक सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी के अंदर में हम लोग को अगर मानने हो ना तो हम लोग को मानना है a/r, a/r, इस तरह से मानना है। क्योंकि जब तीनों का गुणा होगा ना तो r से r कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक में हम लोग को गुणा की ज़्यादा जरूरत पड़ती है ना, तो ये कट जाना है। और अगर 5 टर्म मानने हो तो हम लोग को मानना है ar², a/r, ar और ar², ये मानने होते हैं। समझ गए? बहुत अच्छे से मैंने बता दिया। अब चलो हम लोग इसमें पहले मान लेते हैं। मान के क्या हो गया, मेरे पास मैंने माना कि पहला टर्म जो है मेरे पास में मैंने मान लिया कि p-1 है, दूसरा p है और तीसरा p+1 है। लेकिन आप सवालों को गौर से पढ़ो, एकदम गौर से पढ़ो। यदि निम्नलिखित समीकरणों के प्रणाली में चर का मान 3 लगातार पूर्णांकों के रूप में है तो a का मान बताओ। वेरिएबल्स है ना 3 कंजुगेटिव नंबर में है तो इसका मान बताओ। लेकिन मुझे तो 3 वेरिएबल है x, y, z, लेकिन मुझे ये थोड़ी बोला है कि x p-1 है, मतलब x सबसे छोटा है या z सबसे बड़ा है या y बीच वाला है, ऐसा तो कुछ बोला भी नहीं। इसका मतलब x ये भी हो सकता है, y ये हो सकता है, z ये हो सकता है, x ये हो सकता है, z ये हो सकता है, y ये हो सकता है, x ये हो सकता है, y ये हो सकता है, z ये हो सकता है, x ये हो सकता है, y ये हो सकता है, x ये हो सकता है, z ये हो सकता है, z ये हो सकता है, x ये हो सकता है, y ये हो सकता है, z ये हो सकता है, y ये हो सकता है, x ये हो सकता है। हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 केस बनते हैं, ध्यान रखना। x, y, z कोई भी चीज हो सकती है। आपको ये नहीं दिया है ना कि तीनों में से वेरिएबल में से छोटा कौन सा है। तो अब हमारे पास में ये सवाल इतना हार्ड बन जाता है ना, तो आपको चेक कर करके आंसर निकालना पड़ेगा ए का। आप 6 के 6 केस के अंदर में इसमें ट्राई करोगे, मैं बताऊंगा इजी कैसे कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इजी है। असली मेथड यही मेथड है और यही अकेला मेथड है। अगर कोई टीचर ये भी बोलता है ना कि भाई कि देखो ये सब डायरेक्ट निकल गया, ऐसे ऐसे अंदाजा लगा दिया,
कुछ अंदाजा नहीं है, वो पहले से सॉल्व किए हुए रहते हैं तो उनको पता है कि कौन सा केस ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। तो आपका एग्जाम का जो प्रोसेस है मैं वो बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको समझ ही नहीं आएगा कि तीनों के अंदर में हम लोग को करना कौन सा इक्वेशन है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में टाइम बचे ना, तो आप इसमें एक एक करके चेक करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको चेक करना सिखा रहा हूँ आपको, कोई इसे ऑप्शन वगैरह से कहीं से भी समझ नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। आप बस करोगे तो थोड़ी थोड़ी ये है कि आप कैलकुलेशन के अंदर में थोड़ा आइडिया लगा लोगे कि अरे नहीं 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 आएगा नहीं आएगा, ऐसे स्टेप छोड़ छोड़ के, लेकिन करना तो सब पड़ेगा, हवाओं में आइडिया नहीं लगेगा। एक मैंने p-1 मान लिया, एक p मान लिया, एक p+1 मान लिया। सबसे पहले बेसिक से चलते हैं। बेसिक क्या होगा, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, इसको मैंने z मान लिया। तो पहला केस, तो क्या करूंगा, इसमें सेटिस्फाई करवाते हैं। a का वैल्यू निकालना, ध्यान रखना। तो p-1 माइनस p प्लस p+1, इसमें रख दिया मैंने x y z की वैल्यू, ठीक है, बराबर क्या आएगी 2z। तो हमारे पास में क्या होगा, p से p कैंसिल हो गया, तो अब p प्लस 2 बराबर आएगा 2z। 2z ही था क्या, 2a था ना यार, मैं भी सोच रहा हूँ ये कहाँ से आ गया। p प्लस 2 बराबर क्या आएगा, p से p कैंसिल हो गया, p+1, उसके बाद अरे यार मैंने गलत लिख दिया, चलो x y z p-1 p और p+1 इसमें रखते हैं। तो ये पहला आएगा p-1, फिर आएगा माइनस p, फिर आएगा प्लस p प्लस z, p+1 बराबर आ जाएगा 2a, ठीक है। अब हमारे पास में p से p कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो p बराबर आ गया 2a। तो p की वैल्यू हमारे पास में क्या आई, 2a आई। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या आएगी, x की वैल्यू रखेंगे तो p-1 प्लस 4, y की वैल्यू रखेंगे तो p माइनस 2 की वैल्यू रखेंगे तो z, z का मतलब हमारे पास में क्या आएगा p+1 बराबर 3 × 4 - a, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, p और 4p और उसमें से ये जाएगा 2p, तो 4 और 5 में से 2 गया 3p, उसके बाद -1 और ये हो जाएगा -2, तो -1 और -2 हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3 बराबर हो गया 4 3 12, 12 - 3 है, अंडरस्टूड। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 3p हमारे पास में ये आ जाएगा, 3p की जगह पे हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं, ये हम लोग 3 से काट देते हैं ना, 3 ये 1 जाएगा, ये 4 3 12 होगा, 3 कट जाएगा, तो p-1 बराबर 4 - a, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो 5 इसको कर देते हैं और ये घटा देता है, तो p बराबर आ जाएगा 5 - a। अब p की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से कितनी आई, 2a, तो 2a बराबर आ जाएगा 5 - a, तो 5 - a, तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास 5/3। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं ये बराबर 5/3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है 5/3, इसका मतलब ये वाला जो हमने माना है वो गलत है, ऐसा ही एग्जाम में होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा केस, p-1 p और p+1। अब हमारे पास जो x y z माना था ना, अब दूसरा सिंपल से सिंपल केस है कि मैं ये मान लेता हूँ z y x मान लेता हूँ। ऐसे ऑप्शन सेटिस्फाई करने हैं, अगर तुक्का बैठ गया तो ठीक है, नहीं बैठा तो फिर हम लोग ऐसा है कि करते जाएंगे। हमारे पास में अगर दूसरे नंबर पे ही आंसर आ जाता है तो ठीक है, तीसरे पे नहीं, दूसरे में भी नहीं आएगा तो फिर तीसरे में जाएंगे। तो z y x माना, क्योंकि हमें सीक्वेंस नहीं दिया है, ठीक है, तो हम लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा। हम लोग का क्या होगा, p-1, अब इसमें रखते हैं, x की वैल्यू हमने रखी p+1, y की वैल्यू रखी हमने p और z की वैल्यू हमने रखी p+1, p-1, अंडरस्टूड, बराबर में आएगा 2a। p से p कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू आएगी हमारे पास में 2a। यहाँ तक तो सेम है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग को कुछ y तो चेंज हुआ ही नहीं ना, y में ही माइनस था, बाकी तो सब x और z ही तो चेंज हुआ है, तो यहाँ तक तो ये चीज़ सेम ही आई। दूसरी इक्वेशन में चेंज आएगी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, x की वैल्यू हमारे पास है p+1 प्लस 4 × y की वैल्यू हमारे पास में है p माइनस 2 × z की वैल्यू हमारे पास में है p-1 बराबर हो जाएगा 12 - 3a। तो हमारे पास हो गया p और 4p, 5p में से 2p गया तो 3p, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो 2 और 1 3, तो प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 12 - 3a, 3 से वापस काट दो, तो p+1 बराबर हो जाएगा 4 3 12 - a। अब हमारे पास में p की जगह पे 2a लिख सकते हैं, 2a और प्लस a हो जाएगा इधर में, और 4 में से 1 गया तो हो जाएगा 3, तो 3a बराबर 3 आ जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा। अब मुझे बताओ ऑप्शन में a बराबर 1 है क्या, है, तो 1 है आंसर। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ, a की वैल्यू 1 आई और यही हमारा आंसर है, और ये हमारा तुक्का है कि हमारा दूसरे नंबर के ऊपर में हमारा बैठ गया। अगर ये भी नहीं बैठता और a की वैल्यू मान लो 1/2 आ जाती, फिर हम लोग x y z y z x ये सब 6 के 6 केस में करते रहते और फिर हम लोग निकालते, लेकिन मेथड सिर्फ ये एक ही है, ये भी हमारा दूसरे बार में सेट हो गया इसलिए, नहीं तो तीसरा चौथा पांचवा करते रहो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को करना है। अगर कोई ये बोलता है कि भाई आपको डायरेक्ट अगर ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे ऐसे पता चल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं पता चलने वाला है, क्योंकि इक्वेशन तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी ना, तो कुछ तो स्टेप्स करने पड़ेंगे। बस ये है कि कैलकुलेशन को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा ईजी बीच में स्टेप्स को खा सकते हो, बाकी मेथड यही है, 6 के 6 चीज के चेक करनी पड़ती है। बस आप सबसे पहले ही अगर कोई ऐसे बोलता है ना कि p-1 p, क्योंकि मैंने
चीज़ें देखी है कि इसको लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे वो होता नहीं, क्योंकि अब डायरेक्ट में ही पहले बोलेंगे कि जेड वाई एक्स, ऐसे ही बोलेंगे कि ऐसे ऐसे मैंने मान लिया। ऐसे कैसे मान लिया, पहले आपको कैसे पता जेड वाई एक्स ही होगा? आप एक्स वाई जेड भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो सवाल में कहीं कुछ नहीं बोला है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको किस तरह से एग्जाम में होगा, कि एग्जाम में करने के लिए आपको इसमें टाइम चाहिए रहेगा। तो ऐसे टाइप का अगर कुछ भी नया सवाल आता है तो आपको खुद को समझना है कि यार नया सवाल है और मेरे को कभी देखा हुआ नहीं है, तो आप हमेशा पहले देखा हुआ करना है, इन सवालों को छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ देना है टाइम, क्योंकि 2 नंबर के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि 10 नंबर का घाटा करवा दो। ठीक है, चलो, अगर आपको चीज़ें पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। आज के सेशन में मैंने क्या किया है, आज के सेशन में मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है कि आपको मैं मेरे मेथड भी बता सकूं, एग्जाम में मैं कैसे करता हूं वो भी बता सकूं, आपको नई नई ट्रिक्स भी बता सकूं, और बहुत सारे मैंने बेसिक भी बता दिए, पूरे बेसिक एकदम डिटेल के अंदर में मैंने पूरा बताया है। अगर आपको पसंद आया लेक्चर, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। पूरी मैथ्स की सिलेक्शन सीरीज़ के पिछले जितने भी लेक्चर है ना वो देख लो। पिछला ही लेक्चर जो था वो क्या था, पिछला ही जो लेक्चर था वो आपका हार्डेस्ट शिफ्ट था, हार्डेस्ट शिफ्ट, उसमें भी मैंने 2 तरीके से बताया है। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, लाइक करके मुझे कमेंट करके बताओ डिटेल के अंदर में कि आपको ये नया तरीका कैसा लगा, मेरे तरीके खुद का करने के अंदर में, मैं एग्जाम में होता तो कैसे करता वो भी आपको कैसा लगा। ठीक है, पसंद आया हो तो मुझे बताओ। चलो बाय बाय, थैंक यू।